हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन एंड सेकंड वेलफेयर थ्योरम। तो प्रोडक्शन एंड फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने समझा था कि पेरेटो एफिशिएंसी का और प्रोडक्शन का और वेलफेयर का क्या रिलेशन होता है। आज हम बात करेंगे सेकंड वेलफेयर सिस्टम के बारे में। तो अगर किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और उन बच्चों में शेयर भी कर दो जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन एंड सेकंड वेलफेयर थ्योरम। अब आती भाई सेकंड वेलफेयर थ्योरम है क्या, उसको समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन जो है वो कुछ तरीकों से की जा सकती है। तो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम रॉ मटेरियल को, हम नहीं मतलब जो भी प्रोड्यूसर है, जब वो रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं सिंपल सी भाषा में। अब प्रोडक्शन हो सकता है कि भाई एक वन पर्सन करे या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन करे, ठीक है। दूसरा एक हो सकता है कॉम्पिटिटिव तरीके से प्रोडक्शन की जाए। अब बात है कौन सा तरीका बेहतरीन रहेगा एज अ कंज्यूमर, तो हम सब जानते हैं वो रहेगा कॉम्पिटिटिव। क्योंकि अगर एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडस्ट्री सारे गुड्स सारे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसने उस फील्ड में मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। और मोनोपोली कभी भी कंज्यूमर्स के लिए बेहतर नहीं होती, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। तो कोई भी कंज्यूमर क्या देगा कि जो फर्म है, मतलब अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव मार्केट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जब कॉम्पिटिटिव मार्केट देखा गया तो प्रोड्यूसर आपस में कंपटीशन में रहते हैं, फीचर्स अच्छे प्रोवाइड करते हैं, कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करते हैं ताकि कंज्यूमर को हायर बेनिफिट मिल सके। तो इस तरीके से कंज्यूमर का जो है ना वो वेलफेयर होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोशल वेलफेयर के बारे में ही, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में ही। और वो कब बेहतर होता है, जब कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। अब एक बात और समझते हैं, ये कब होगा, एक सिंपल सी बात है, जब हम रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सपोज करो अगर इनकम जो है वो एक सिंगल पर्सन के पास है, सारे रिसोर्सेज सिंगल पर्सन के पास है, तो सारी पावर जो होगी प्रोडक्शन करने की वो उस पर्सन के पास ही होगी, वो सबके पास नहीं होगी। और सबके पास कब होगी, जब हम उस रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किनके बीच में, सारे प्रोड्यूसर्स के बीच में। अब बन चुका है मार्केट कॉम्पिटिटिव और सारे उसके सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में परफॉर्म कर रहे होंगे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्शन करेंगे, जिससे बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। अब यहाँ पे समझो तो सोशली डिजायरेबल एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी रीच्ड बाय वे ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करें सोशली डिजायरेबल एफिशिएंट एलोकेशन वो कब होती है, जब मार्केट मैकेनिज्म, और हम क्या बोल सकते हैं, और एज कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। जब मार्केट में इक्विलिब्रियम तो हो पर कैसा हो, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम हो, यानी कि एक से ज़्यादा फर्म जो है वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अब एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा हर एक फील्ड में, चाहे वो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हमेशा जब तक मल्टीपल लोगों के बीच में है तभी तक वो जो है सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी है। अब आप कुछ कंट्रीज का नाम जानते होंगे जहाँ पे सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, जहाँ पे एक तरह से कोई तानाशाह या तो काम कर रहा है या यानी कोई ना कोई डिक्टेटरशिप जो है वो उस कंट्री को रन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वहाँ के लोग खुश हैं? नहीं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक तरह से एक पर्सन आ गया, उसने उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से पॉलिसीज बना रहा है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है। सेम ऐसे ही होता है जब मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं होती। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ 1% की इंडस्ट्री होगी और जो 1% है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा, अपने हिसाब से प्राइस सेटअप करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से डिमांड को और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो बिगिनिंग फ्रॉम एंडोमेंट मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ लम सम ट्रांसफर, यानी कि आप जो है वो लम सम ट्रांसफर कर दो, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो किनके बीच में, लोगों के बीच में, ताकि जितने ज़्यादा उसके प्रोड्यूसर मार्केट में आए और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज तैयार हों। अब अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अ पेरेटो एफिशिएंट फैक्टर एलोकेशन वेयर वन प्रोड्यूसर इज एलोकेटेड विद ऑल फैक्टर इज इन इक्विटेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है कि जब हम पेरेटो एफिशिएंट फैक्टर की बात करते थे तो वहाँ पे सारे रिसोर्सेज सिर्फ जो है वो एक पर्सन के पास होता था, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं इनइक्विटेबल।
कि जो ऑल फैक्टर्स हैं वो क्या है, इनइक्विटेबल हैं फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सबके सब जो फैक्टर्स हैं वो एक ही पर्सन के पास है, तो वो पर्सन जो है वो अपने हिसाब से उस सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोमेंट अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट पेरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन व्हिच कैन बी रिलेटिवली मोर सोशियबली डिजायरेबल डिपेंडिंग ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंडोमेंट एंड कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो उसने क्या बोला कि हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, सारे रिसोर्सेज का, वो भी किसके बीच में, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिमल एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का, और सोशली ये क्या है, ज्यादा डिजायरेबल है, यानी कि लोगों की यही चाहत है कि रिसोर्सेज जो है वो एक के हाथ में ना हो, क्योंकि जब पावर या फिर रिसोर्सेज किसी एक के हाथ में होगा तो वो चाहे तो हो सकता है उससे कुछ ज्यादा अच्छा ही क्रिएटिव कर दे, या फिर हो सकता है कि वो उस चीज को खराब ही कर दे। इससे बढ़िया क्या है कि रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे रिसोर्सेज को तो रिस्क भी कम हो जाता है। हो सकता है कुछ बिजनेसेस खराब हो जाएंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ काफी इफेक्टिव होकर भी आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, तो कंपटीशन क्रिएट होगा लोगों के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। आप देख लो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जहां पे कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वहां पे हमेशा बेनिफिट किसको मिला है, कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर को चीप से चीप चीजें, चीप से चीप रिसोर्सेज, चीप से चीप फीचर वाले चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो है आराम से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे मोनोपोली होती है ना, वहाँ पे एक तरह से रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी महंगे रेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होता है कि मेरे कंपटीशन में कोई है नहीं, और जब मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है तो अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस खरीदे तो वो मेरे पास ही खरीदेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं जिस मर्जी प्राइस वो उसे सेल कर सकता हूँ। तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है, यानी कि वहां पे काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम किस पे होता है, या तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पे या फिर फीचर्स मैक्सिमाइजेशन पे। वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई होती है उसको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सोचो कि देखो मोबाइल फोन्स कितनी सारी कंपनीज हैं, हम तो सिर्फ कुछ के नाम जानते हैं, बहुत सारी फेमस मोबाइल फोन की कंपनियां हैं। अब मोबाइल फोन की कंपनियां जो है वो कभी भी प्राइस को लेकर लड़ाई नहीं करते, वो करते हैं फीचर्स को लेके, कि हम कम से कम प्राइस में एक कंज्यूमर को बेटर से बेटर फीचर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा हमारी चीज को बाय करने की तरफ। वही सेम चीज है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, in an economy any pareto optimal combination which is considered fair on distributional grounds can be achieved through perfectly competitive markets। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हमें पेरेटो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चाहिए, जो एक क्या नाम है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो कब होगा, जब एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशनल ग्राउंड्स कैन बी अचीव्ड, जब लोगों ने प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, किनके बीच में, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के बीच में, थ्रू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और मार्केट कैसे होनी चाहिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, सोसाइटी को हार्म ना किया जाए, और ये लोग आपस में एक साथ मिलकर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच सकें। इसके बाद क्या आता है, शो द एंडोमेंट कैन बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट एंड देन रिलेटिवली प्राइसेस कैन बी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द स्कैरसिटी। इसके बाद रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और हमें पता लगेगा, और ये एक चीज़ और दिखा पाएगा, जो प्राइसेस होंगे ना वो दिखा पाएगा स्कैरसिटी किस लेवल की है। देखो स्कैरसिटी क्या है, मैं कह सकता हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स का जन्म किसी वर्ड से हुआ है तो वो ये वाला जन्म ही है, वो सॉरी ये वाला वर्ड ही है, स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी, या फिर कई जन स्कैरसिटी बोलते हैं इसे। अब स्कैरसिटी होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन छोड़ो इसकी। इसका एक मेन काम क्या है, देखो हम सब जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उसका एक मेन सबसे बड़ा कारण है कि रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते फिर तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। सपोज करो किसी के पास अंधा पैसा हो, अकाउंट में कुछ नंबर लेके उसका लगा हुआ है डॉट डॉट डॉट, कि आपका जो मन करे आप वो खर्च कर सकते हो, फिर क्या दिक्कत है इकोनॉमिक्स की, फिर क्या जरूरत है मैनेजमेंट की, फिर क्यों क्या जरूरत है बजट बनाने की, हम तो हर एक चीज़ को फिर अचीव कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारे पास क्या, इस अर्थ पे जोन सा भी पर्सन सर्वाइव कर रहा है वो सबके पास जो है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही है, एक लिमिटेड बैलेंस ही है, एक लिमिटेड नंबर में अमाउंट हो सकता है, तो नंबर बहुत बड़ा हो पर है लिमिटेड ही वो। उसका आगे यूं नहीं लगा हुआ कि भाई 1 लाख करोड़ डॉट 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 कि चलता ही चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा पैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। और जो हमारे ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स ये हमारी जो है वो क्या है, अनलिमिटेड।
ये खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। उल्टा क्या है, रिकरिंग इन नेचर, बार बार आती रहती हैं। हम अपनी पहले एक इच्छा पूरी करते हैं, फिर नया डिजायर आ जाता है, फिर दूसरी डिजायर कंप्लीट करते हैं, फिर थर्ड डिजायर आ जाता है। इस तरीके से जो है इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें जो है अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना होता है, इस तरीके से एलोकेट करना होता है, ताकि हम जो है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट कि भैया चलो ठीक है आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरीके से, वो होगा टैक्सेशन के थ्रू। अब टैक्सेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। टैक्सेशन अच्छा भी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए खराब भी है। अगर टैक्सेशन जो है वो ऐसे किया जाए, मतलब अमीरों से ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाए, ठीक है, तो वो टैक्सेशन बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए। क्यों होता है, क्योंकि देखो अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो टैक्स भर सकते हैं आराम से। जब टैक्स भरेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पैसे को यूज़ किया जाएगा सोसाइटी के डेवलपमेंट में, और पैसा ज़्यादा भी आएगा। लेकिन होता क्या है, यही टैक्सेशन खराब हो जाता है अगर इसे गरीबों पर लगाया जाए तो सिर्फ, क्योंकि पहले ही गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, फिर उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है टैक्स के जरिए। हायर टैक्स रेट होगा तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे तो उनका काम करने का मन भी नहीं करेगा, और रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरह से क्या होंगे, डेवलप भी नहीं हो पाएंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो टैक्सेशन का मतलब क्या है, विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। अब होता क्या टैक्सेशन के जरिए, हम लोग किसी पर टैक्स लगाते हैं, मतलब उसकी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट ले लेती है, फिर उसको सोसाइटी के डेवलपमेंट में या फिर वेलफेयर में लगाती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि कहीं ना कहीं अमीरों का पैसा गरीबों की वेलफेयर में लगाया जाता है, गरीबों की वेलफेयर करने में खत्म मतलब यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सोसाइटी में जो है अमीरों का पैसा गरीबों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा हो, अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है जिसकी सैलरी लिमिटेड है, जिसकी इनकम लिमिटेड है, उस पर टैक्स लगाया जाए तो होगा क्या, उसकी इनकम पहले लिमिटेड है, अब उसमें उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब उस टैक्स की वजह से होगा क्या, मतलब उसका जो रिवेन्यू है वो कम हो जाएगा। और जब भी किसी का रिवेन्यू, किसी की इनकम कम होती है ना, तो एक तरह से वो जो है वो सप्लाई भी कम कर देता है। किस चीज़ की सप्लाई कम कर देता है, एक तरह से लेबर की सप्लाई, यानी कि वो काम भी कम करना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि उसके काम के हिसाब से उसको इनकम नहीं मिल रही होती, और मिल भी रहती तो आधे से फालतू पैसा टैक्स में चला जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या करना, परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करना। सपोज करो, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ इस बात को। सपोज करो एक कोई पर्सन है, उसकी इनकम है 1 लाख, ये बहुत अमीर आदमी है, इसकी इनकम 1 लाख है। मान लो ये 1 लाख कोई भी रकम है, 1 लाख करोड़ मान लो, तुम 1 लाख है, ठीक है। अब मान लो बी को इनकम है, बी कोई पर्सन है जो गरीब है, उसकी इनकम 10,000 रुपये है। अब इस पर लगाया गया टैक्स, गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम अपना 30% टैक्स में दोगे। तो अब जो बेचारा, इसकी इनकम 1 लाख थी, इसका मतलब इसे कंज्यूम करना चाहिए था 1 लाख रुपये, लेकिन इसको टैक्स भरना पड़ रहा है। टैक्स कितना भरना पड़ रहा है इसको, 30,000 रुपये का। तो अब इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम, यानी कि अब ये सिर्फ 70,000 कंज्यूम कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो इनकम ये कंज्यूम कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। और वो सिर्फ कितनी बची है, 70,000 रुपये। 70,000 कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब जो 30,000 है इसे गवर्नमेंट लगाएगी इस भाई के वेलफेयर में, सिर्फ इसके नहीं, इस जैसे कुछ और भी ग्रुप्स होंगे उन सबके वेलफेयर में, और इस जैसे भी कुछ और लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं 30,000 रुपये जो है वो इसकी परचेजिंग पावर का हिस्सा बन जाएगा, मतलब इसका कुछ हिस्सा इसकी परचेजिंग पावर का हिस्सा बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, कि यहाँ से पैसा लिया उसको दे दिया। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। तो नोट, इफ टैक्सेशन अल्टर द डिसीजन, अगर मान लो टैक्सेशन ने डिसीजंस जो है वो उल्टे ले लिए तो खत्म हो जाएंगे, ऑफ द एजेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो, एज हैपन्स व्हेन लेबर इनकम इज टैक्स्ड, अगर मान लो लेबर की इनकम पे टैक्स लगाया गया एंड देयर रिजल्टिंग अ फॉल इन लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक पर्सन जो है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल से ऊपर ही काम करना पसंद करता है। अगर उसकी इनकम उस लेवल तक नहीं है या फिर उससे ऊपर नहीं है तो काम करना पसंद नहीं करेगा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं लॉस नजर आएगा उस इनकम में। तो उसे क्या लगेगा कि मैं काम करूं चाहे ना करूं, क्या ही फर्क पड़ता है, पैसा तो इतना कमी मिलने वाला है। तो वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कभी भी लेबर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेबर सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि लेबर जो है वो काम करना पसंद नहीं करेंगे उस प्राइस पे। देन टैक्सेस आर डिस्टॉर्शनरी इन नेचर, तो जो टैक्स है वो खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या आता है, सेकंड वेलफेयर थ्योरम इज दैट प्राइसेस यूज्ड टू रिफ्लेक्ट रिलेटिव स्कैर्सिटी। सेकंड वेलफेयर थ्योरम यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम स्कैर्सिटी देख सकें, किस लेवल पे रिसोर्सेज जो है वो उसकी कमी है और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उसे एफिशिएंटली
और ऑप्टिमली यूज किया जाए। तो अ लंप सम टैक्स इज प्लेस टू अचीव जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लंप सम टैक्स। लंप सम टैक्स क्या होता है कि आप पहले से ही एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स में इकट्ठा कर लो, ठीक है, जिसे सोसाइटी की वेलफेयर में या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में लगाया जाए, ताकि सोसाइटी में सबको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का मौका मिले। इस तरीके से होती है ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी की। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा और हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और किसी टॉपिक में कोई डाउट हो वही बता सकते हो, ठीक है। मैं जितनी जल्दी हो सके उस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।